और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर जो प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। बात करेंगे हक के लिए हल्ला बोल की। राजधानी जयपुर में पटवारी, बेरोजगार और आशा सहयोगिनियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। ये तीनों धरना दे रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा मंगल कब होगा। पटवारियों का प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगारों का हल्ला बोल है, आशा सहयोगिनी भी सड़कों पर है और धरना दे रही हैं। और इन तमाम लोगों का एक ही सवाल है सरकार से, हमारा मंगल कब होगा। देख लीजिए, तस्वीरें तीन हैं, लेकिन कहानी एक सी है। कहीं धरना है तो कहीं प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं और बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सवाल कि हमारा मंगल कब होगा। राजधानी में डटे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रेड पे को लेकर ये पटवारियों का गदर है। पटवारियों ने साफ कर दिया, जब तक सरकार ग्रेड पे को लेकर आदेश जारी नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से पटवारियों ने राजधानी में कूच किया और कल इनके महापड़ाव के बाद में जो पुलिस से झड़प हुई उसके बाद भी राजधानी में ही शहीद स्मारक पर इन्होंने रुकने का फैसला किया और यहीं पर डट करके धरना दिया है। इस समय सुबह का वक्त है और कल पूरी रात जो है वो इन्होंने यहीं शहीद स्मारक में खुले में बिताई है। जो पटवारी हैं वो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और पुराने जो फैसले हैं उन्हें लागू करने की भी जो मांग है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो रात को आप लोग की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल पाया या फिर अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली वार्ता में शायद कोई हल निकले? रात कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार संवेदनशील बनेगी और जो है जल्दी हमारे साथ बैठ करके समझौता करेगी जिससे आम जनता को और पटवारियों को रिलीफ मिले। किस तरह से ये जो 3600 ग्रेड पे की मांग है, आखिर उसमें किस तरह की अड़चन है? क्या सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति उससे लेकर के नहीं मिल पा रही है या बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा सरकार पर? क्या आप लोग की जो मांग है किस तरह से आप उसे वाजिब ठहराते हैं? इस संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से भी कि हमारे विभाग ने भी बहुत बार इस तरह की अनुशंसाएं भेजी है राजस्व विभाग ने कि इनका ग्रेड पे 3600 किया जाए। उसके बाद भी हमने जब पुरानी अनुशंसाओं के संबंध में जवाब फाइनेंस से मंगवाया अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो फाइनेंस ने ये कहा कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपका ग्रेड पे पर विचार किया जाएगा। सामंत कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, प्रकाशित ही नहीं कर रही है। इसके अलावा इसी सरकार ने वर्ष 2013 में जो वेतन में हमारे सुधार किया था 2017 में वापिस ले लिया गया, उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। ये छोटे मोटे निर्णय जो हैं ये तो तत्काल लेकर के कुछ राहत प्रदान कर सकती है। पटवारियों का प्रदर्शन तो आपने देख लिया, अब जरा देखिए बेरोजगारों का हल्ला बोल। राजधानी में कल बेरोजगारों ने महापंचायत बुलाई और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी में महापड़ाव डाला है और उसके बाद में रात भर यहीं ठंड में ठिठुरते हुए जो तमाम भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं इन्होंने यहां पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कल विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई और सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहा, लेकिन किस तरह से बातचीत हो सकी है, क्या नहीं हो पाया है और रात भर यहीं ठंड में किस तरह से अपनी रात यहाँ पर बिताई आप लोगों ने? क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग की बात बनी है, कोई या वार्ता हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। हम यहाँ रात से भर बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हुई बहनें, बच्चे रात को रो रहे थे और हम ठंड से ठिठुर रहे थे। हमारे पास वो कहाँ से आए और कल दिन भर आप यहीं थे, उसके बाद में रात में भी आप यहीं रुके? हाँ, हम पिलानी से आए हैं और 8 साल से परेशान हैं। बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, हमें कुछ हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्या मांग है आपकी? कौन सी भर्ती परीक्षा? एएनएम 2013 भर्ती की मांग है। अभी हमें आश्वासन नहीं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम आश्वासन ले लेके थक चुके हैं, अभी हमें ज्वाइनिंग चाहिए।
राजधानी जयपुर में आशा सहयोगिनों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला और सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की। बार बार हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है और हमारी जो बहनें हैं जिनको हटा दिया गया था आंदोलन के समक्ष नौकरी से, तो उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया कि उनको ले लिया गया है, लेकिन वही बहनें बार बार जब ज्वाइनिंग लेने जा रही है तो उनको कहा गया है कि आपका ज्वाइनिंग लेने का कोई आदेश नहीं आया है, तो उन्हें वापस से लिया जाए। 2018 में हमारा मानदेय बढ़ा दिया गया तो वो किसके खाते में गया है अभी तक ये पता चला ही नहीं हमें। इसलिए अब सरकार हमारे को एरियर समेत और इस बजट में क्या करती है वो भी हमें दे, और जिन औरतों को 16 औरतों को कार्य से मुक्त कर दिया गया है उन औरतों को वापस कार्य ज्वाइनिंग दे उनकी। अब चाहे पटवारी हो या फिर बेरोजगार या फिर आशा सहयोगिनी, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा मंगल कब होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर जान लीजिए, पटवारी और अधिकारियों के बीच आज भी वार्ता हुई और आज भी यह वार्ता बेनतीजा रही है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ पटवारियों की बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल उनका पहुंचा, बातचीत का सिरा था सॉल्यूशन, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पटवारी पहले से ही कह रहे हैं कि हम लिखित आश्वासन से भी नहीं मानने वाले हैं, हमें हमारा हक चाहिए। बातचीत के बाद राजेंद्र निमीवाल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, सरकार ने फैसला लेने में असमर्थता जताई। वेतन विसंगति पर हालांकि सरकार की ओर से सहमति मिली है। अब कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो बातचीत एक सिरे से शुरू होती है लेकिन नतीजे वाले सिरे तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनती सी नजर आती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है पटवारियों का, उस पर सरकार अपनी असमर्थता जता रही है और ऐसे में बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो रही है। पटवारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मिला है, बातचीत हुई है, सॉल्यूशन खोजने की कोशिशें हुई लेकिन सफल नहीं रही। हमारी बात का यहाँ से ही बातचीत हुई है और आगे की रणनीति कार्यकारिणी बैठ के निर्धारित करेगी और उसके अनुसार आगे बढ़ेगी। अभी किससे बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, सकारात्मक बातचीत है कि उन्होंने माना कि वेतन विसंगति तो दूर होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल हम इसके लिए कोई इमीडिएट कोई काम नहीं कर सकते। आंदोलन कैसे रहने वाला है, शांतिपूर्ण ढंग से, या आप कुछ आश्वस्त हैं, कुछ घर जाएंगे या कुछ यहीं रहेंगे? नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, बाकी कार्यकारिणी निर्धारित करेगी। अभी किससे मुलाकात हुई थी? अभी हमारी प्रमुख शासन सचिव से हुई थी, राजस्व विभाग। और कौन थे उसमें? और तो कमिश्नर जयपुर थे। और सहयोगी प्रेम मीणा इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। प्रेम, ये जो तमाम अपडेट्स हैं खासकर पटवारियों की बातचीत को लेकर, उसे विस्तार से बताएं। देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज राज्य पटवार संघ का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार से मिला और अपनी मांगों के बारे में बताया। बैठक के बाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि सरकार ने पहली बार ये तो माना है कि वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे है उन पर एक तरह से असमर्थता जताई है। अब आंदोलन जारी रहेगा या नहीं, इसका निर्णय पटवार संघ की जो कार्यकारिणी की बैठक होगी इसमें लिया जाएगा। बैठक कब होगी इसकी तारीख संघ के पदाधिकारियों ने नहीं बताई है। पटवारियों की जहाँ तक मांग है, इनकी 3 या 4 प्रमुख मांग है। पहले होगी अगर ये नहीं बताई है प्रेम, तो मेरा सवाल ये है कि जो पटवारी जयपुर की सड़कों पर है, जो वहां पर धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या वो तस्वीर जारी रहेगी, उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, इस बीच बैठक होगी, या फिर अब वो लौटेंगे, प्रतिनिधिमंडल दोबारा रणनीति बनाएगा और फिर वो सड़कों पर आएंगे?
देखिए, जिस तरह संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निम्मीवाल ने संकेत दिए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अपनी मांगों के लिए आंदोलन ये जारी रखेंगे, यानी ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार से ठोस आश्वासन चाहते हैं, ठोस आश्वासन के बाद ही ये आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि सरकार यदि उनकी न्यायोचित मांगे है, उनमें से कुछ मांगे स्वीकार कर लेती है तो वो पीछे हट सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पटवारियों की मांगे हैं वो मानी जाए। इससे साफ संकेत है कि पटवारी अब आंदोलन जारी रखेंगे, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार को आंदोलन समाप्त करने के लिए नए सिरे से इसके अलावा अगर अन्य प्रदर्शनों की भी बात की जाए तो सरकार पर दबाव जरूर दिखेगा, क्योंकि बेरोजगार भी सड़कों पर है, आशा सहयोगिनी भी सड़कों पर है, और अब जब ग्रेड पे वाली मांग उठी है तो वो तमाम विभाग जो समय समय पर आंदोलन करते रहे, हो सकता है वो भी इस बीच रास्ते तलाशे, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। जी बिल्कुल, सरकार पे एक तरह का ये दबाव बनेगा, लेकिन अभी तक सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने या मंत्री ने कोई संकेत नहीं दिया है कि वो आंदोलनकारियों से वार्ता करेंगे। अभी तक जो वार्ता हो रही है वो केवल अधिकारी स्तर पर ही वार्ता हो रही है, मंत्री वार्ता के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संबंधित विभाग के मंत्री यदि आंदोलनकारियों से वार्ता करेंगे तो संभव है आंदोलनकारी पीछे हट सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन भी मरुधरा में प्रदर्शन के नाम रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं फास्टैग की। देश भर में आज से फास्टैग अनिवार्य हो गया है। जयपुर और कोटा में फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से टोल कर्मियों को जुर्माना वसूलने में हालांकि काफी दिक्कतें हुई। क्या रही टोल प्लाजा परिस्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। बिना फास्टैग वाले वाहनों की बढ़ी परेशानी, टोल पर वसूला जा रहा दोगुना टैक्स, फास्टैग या फाइन। डबल चार्जेस काटे जा रहे हैं, और पहले पूछा था हमने, पहले पूछा जा रहा है सिंगल जर्नी कटेगा, ये डबल चार्जेस काट रहे सिंगल जर्नी में, और पहले पूछा था तो यहाँ से टोल में जो है मैनेजर बैठे उन्होंने कहा नहीं सिंगल काटेंगे आपका हम, और गाड़ी निकालने के बाद हमारे डबल चार्जेस कटे हुए 2 गाड़ियों के। हमारे साथ फैमिली और बच्चे हैं, हम इतनी दूर से आए हुए हैं और हमारे पास अभी इतना चार्जेस नहीं है हम रिचार्ज कर लें अभी टोल पे। आपको ये मालूम नहीं था कि ये नहीं सर, ये मालूम नहीं था क्योंकि हम 4-5 दिन से निकले हुए रतलाम से, हमें नहीं पता था कि ये आप कंपलसरी हो जाएगा। जयपुर के नेशनल हाईवे टोल पर परेशानी बता रहे इस वाहन चालक को पता नहीं था कि 15 फरवरी से सभी टोल पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक यानी फास्टैग लागू कर दिया गया है। चालक जैसे ही टोल पर पहुंचा, उससे नियमानुसार दोगुना टोल टैक्स वसूल कर लिया गया। नियम लागू होने के बाद जयपुर के बगरू प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिन लोगों ने भी अब फास्टैग नहीं लगाया, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उन्हें दोगुना टोल जो है वो देना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब जिन लोगों ने फास्टैग नहीं लगवाया वो तुरंत फुरत में जो है वो फास्टैग लगवाने की यहाँ पर कोशिशें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। टोल प्लाजा से पहले जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके जो है वो फास्टैग यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर कोटा नेशनल हाईवे 27 हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर सुबह से वाहनों की लंबी कतार दिखी। जो वाहन बिना फास्टैग के दिखे उनसे टोल कर्मियों ने दोगुना टोल टैक्स वसूला। वहीं टोल प्लाजा के पास फास्टैग सुविधा लेने के लिए काउंटर की व्यवस्था की गई थी, जहां से कई वाहनों ने फास्टैग की सुविधा लेकर प्रक्रिया पूरी की। टोल प्लाजा कर्मियों के मुताबिक बिना फास्टैग वाले वाहन चालक दोगुना टैक्स देने में आनाकानी करते दिखे। समस्या सर यही आ रही है कि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लग रहा है तो वो गाड़ियां डबल पेमेंट करने में दिक्कतें दे रही हैं, झगड़ा कर रहे हैं वो लोग। तो हमारी कोशिश यही है कि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लग रहा है उन गाड़ियों को आगे ले जाके जो हमारा पॉस का काउंटर लगा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से उनको फास्टैग बनवाएं, जिससे उन लोगों को आगे कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टाइम की सुविधा है नहीं तो जल्द निकल जाने के, अब यहाँ 10-20 मिनट क्यों खड़े रहना पड़े, ये तो सुविधा ही है। तो उसमें क्या है, जैसा तो लगता है वो तो वही लगता है, बराबर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। फास्टैग टोल कलेक्शन की एक आधुनिक तकनीक है। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो गाड़ी के
विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। भारत सरकार ने देश भर में सभी टोल पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था टू व्हीलर्स के लिए नहीं है। नियम लागू हो जाने के बाद अब बिना फास्टैग वाले वाहन इसके फायदे को देखते हुए फास्टैग को इंस्टॉल कराने लगे हैं। अब तक जो जिस तरह से वाहन चल रहे थे, कुछ वाहन जिनके पास फास्टैग नहीं था, उनको भी अब अपना फास्टैग शुरू करवाना पड़ेगा। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। तो समझदार ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ये सीधे चलते हैं लेक सिटी। शहनवाज हुसैन इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर घाटी में भी कमल खिलेगा, ये भी एक कठिन चुनौती थी और वहाँ घाटी के इंचार्ज के तौर पे मैंने घाटी में भी कमल खिलाया और पार्टी की उम्मीद पूरी हुई। आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष सिर्फ वाक के युद्ध में लगा है। कोरोना काल के बाद, क्योंकि उदयपुर तो मेरा ऐसे भी साल में 2-3-4 बार आना हो ही जाता है, और जो मीडिया के लोग हैं उनसे रिश्ता ऐसा है जैसे लोग कहते हैं ये इस अखबार के हैं, ये इस अखबार के हैं, ये इस अखबार के हैं और ये बीजेपी के हैं। तो हम उनके बीच में काम करते करते मीडिया के लोगों से भी अपनापन बहुत पुराना है। जब भी मैं उदयपुर आया तो थोड़ी देर ही बात हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बातचीत किए बिना मैं यहाँ से आपसे मिले बिना गया हूँ। तो आज के दिन मैं इतना कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से एक मजबूत लड़ाई इस देश ने लड़ी है, और अगर दुनिया में कोरोना को कोई मजबूत लड़ाई किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। पूरे दुनिया के देश, बड़े बड़े डेवलप कंट्री कोरोना से मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन भारत जो इतनी बड़ी आबादी का देश था, लोग ये कहते थे जब लॉकडाउन हुआ था तब लोग कहते थे कि आखिर हम कब तक घर में रहेंगे। लोग कहते थे क्या भारत में कोई ऐसा नेता है जिसके कहने पर लोग अपने घर के अंदर बैठे। और बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं पपला की सुरक्षा में चूक की। जब पपला को अजमेर जेल शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक उसी समय उसके सुरक्षा घेरे में 5 गाड़ियां घुस गईं, लेकिन पुलिस के होशियारी के आगे उनकी एक न चली। देखिए पूरी रिपोर्ट। जब पपला की सुरक्षा में लगी सेंध, पुलिस को चकमा देकर पहुंची 5 गाड़ियां। एक बार तो पुलिस के भी होश उड़ गए जब पता चला कि 1-2 नहीं, पूरे 5 गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों का एक पूरा गैंग पपला गुर्जर के सुरक्षा घेरे में दाखिल हो चुका है। इनसे जब पूछताछ की गई पकड़े गए लोगों से, तो ये पपला गैंग से संबंधित मामला नहीं निकला। ये किन्नरों के बधाई क्षेत्र का मामला था, जो एक कोई वारदात करने के लिए टपुकड़ा जा रहे थे। आपस में इनका वहां पे अनबन था, तो इनको पकड़ लिया गया है। दरअसल पपला को किशनगढ़ से अजमेर जेल शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही सुरक्षा में सेंध की खबर से पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन जब असलियत का पता चला तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली। दरअसल 2 किन्नरों के बीच इलाके को लेकर अदावत चल रही थी, और अदावत भी इस कदर कि एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए हरियाणा से बदमाश बुला लिए। भिवाड़ी किन्नर जो सीमा है उसमें, और एक और किन्नर है जो खैरतल साइड में है, संजना किन्नर, उनमें एरिया को लेके विवाद था। इस कारण से संजना ने हरियाणा से, दिल्ली से, नीमराना से ये बदमाश बुलवाए थे, और ये टपुकड़ा में लड़ाई करने का अंदेशा था।
खैर, अब पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौती कम नहीं, क्योंकि पपला की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं बीजेपी की। प्रदेश बीजेपी में उपजी गुटबाजी और वसुंधरा राजे को फिर सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सब निरर्थक, अनावश्यक और निराधार है। निजी समारोह में शामिल होने अजमेर आए शेखावत ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बीजेपी के ही एक धड़े की ओर से उठाई गई इस मांग पर बोलते हुए कहा कि अभी प्रदेश में चुनाव होने में 3 साल का समय बाकी है, ऐसे में यह सवाल ही नहीं उठता। नहीं लगता कि आपका संकेत ये तो नहीं है कि राजस्थान में समयावधि से पूर्व चुनाव होने वाले हैं? अभी राजस्थान में अभी राजस्थान के चुनाव में 3 साल शेष हैं। 3 साल पहले इस बात की मुझे लगता है कि कयास लगाना, इस बात के लिए कोई जो है प्रयास करना, दोनों ही निरर्थक भी है, अनावश्यक भी है और अनधिकार भी है। वहीं बीजेपी में गुटबाजी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, ये सब मीडिया की उपज है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का सवाल ही नहीं उठता और न ही वे पार्टी से अलग होने की सोच रही हैं। वसुंधरा जी को कोई साइडलाइन नहीं किया, लेकिन मीडिया में ऐसी खबर आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, देश का अध्यक्ष रही है, तो वसुंधरा जी को शायद करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसको बड़ा कदर है राजस्थान के राज्य और बीजेपी में भी रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं। और जो आप कह रहे हो कोई कुछ लोगों ने मीटिंग की है, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है और विचारधारा से हम आगे बढ़